नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नेपाल में नया संविधान लिखने की समय सीमा खत्म, धर्मनिरपेक्षता और संघीय व्यवस्था पर गतिरोध, अपनी मांगों पर अड़ा विपक्ष। रक्षा हितों से समझौते पर रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर साधा निशाना, कांग्रेस का पलटवार, कहा नाम बताएं या मांगे माफी। दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र, 200 यूनिट तक ₹1.5 और 400 यूनिट तक आधा बिल माफ, बुजुर्गों और छात्रों को मेट्रो का रियायती पास। अमित शाह का आरोप, नीतीश ने पीएम बनने के लिए बीजेपी का छोड़ा साथ, कांग्रेस से हाथ मिलाकर कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से किया किनारा। अमेरिका से हो सकते हैं परमाणु और रक्षा समझौते, कांग्रेस की तकनीकी हस्तांतरण पर बात की मांग, वाम दलों ने कहा बढ़ेगी हथियारों की होड़। और आइए देखते हैं पहली खबर। धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचे के स्वरूप को लेकर नेपाल में संविधान बनाने का काम लगातार दूसरी बार समय सीमा को पार कर गया है। अंतिम तिथि कल यानी 22 जनवरी को खत्म हुई और अब संविधान बनाने की नई तारीखों पर विचार किया जा रहा है। 4 दिन पहले संविधान सभा में इस मसले पर विरोध इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई तक आ गई थी। नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए शुक्रवार को संविधान सभा के अध्यक्ष सुभाष नेमवांग ने सभी संबंधित दलों के नेताओं से अलग अलग बात की। हालांकि कोई नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि कोई भी दल अपनी राय से हटने को तैयार नहीं है। संविधान सभा को अध्यक्ष को हैसियतले सदैव मैले संविधान सभा भित्र र बाहिर रहेका दल र दलका नेताहरू सहित सबैमा सहिष्णुता, सद्भाव र सहकार्यमा जोड दिँदै सहमतिमा नै राष्ट्रको मूल कानून निर्माण होस् भन्ने प्रयास गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। विवादों की वजह से गुरुवार को संविधान सभा में काफी व्यवधान आए थे। 20 जनवरी को सभा के अंदर टकराव की स्थिति भी बन गई थी। विवाद की मुख्य वजह नेपाल के संघीय ढांचे पर अलग अलग राय है। माओवादी और मधेसी सहित नेपाल के कई दलों ने नेपाल को भारत की तर्ज पर राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने इसके लिए नेपाल को 10 राज्यों में बांटने की बात कही है, लेकिन सुशील कोइराला के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस इसके खिलाफ है। वे नेपाल को प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर शासन व्यवस्था चलाने के पक्ष में है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां न सिर्फ भारत की तर्ज पर राज्यों के संघ बनाना चाहती है, बल्कि वो राज्यों का नाम वहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या के मुताबिक चाहती है। नेपाली कांग्रेस का कहना है कि इससे देश में टकराव बढ़ेगा, लेकिन माओवादी नेता इस पर अडिग है। यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी संविधान बन्न दिएन, यसमा हामीलाई गर्व छ र आम नेपाली जनतासँग प्रगतिशील, परिवर्तनकारी र हिजोको ऐतिहासिक सम्झौता अनुसारकै संविधान बनाउनको निम्ति सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउँदै जनतालाई त्यसको निम्ति तयार रहन अपील पनि गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट नेता इसे अपना वैचारिक मामला बताते हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस के लोग इसे नेपाल के सीमित संसाधन में अव्यवहारिक बताते हैं। अभी तक इन वैचारिक मतभेदों की वजह से 3 बार संविधान निर्माण की प्रक्रिया रुक चुकी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉरेन डिप्लोमेट योगेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये डेडलाइन खत्म हुई है, किस अब आगे का रास्ता क्या है, और क्योंकि दूसरी बार ये मिस की है डेडलाइन, ऐसे में जो विकल्प हैं वो किस तरह के हैं? क्या वहां पर अब आगे उम्मीद या संभावना दिखती है? देखिए, इसमें जो जहां तो मुझे समझ में आता है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां वहां बनी हुई हैं, उनमें जो है इस प्रकार से जो ऑब्स्ट्रक्शनिज्म एटीट्यूड जो आ गया है, खासतौर से जो माओवादी पार्टी है वो जो है वो लास्ट इलेक्शन हार चुके थे वो, और इसके बाद जो है उन्होंने जो है इस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शनिज्म पैदा किया है। तो इससे नेचुरली संवैधानिक संकट तो जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कंसेंसस बिल्डिंग का जो भी प्रयास है उसमें अभी करना पूरा चाहिए, क्योंकि जैसे आपको याद है नवंबर 2013 में वहां पे इलेक्शंस हुए थे, और अगर तुरंत ही असेंबली डिसॉल्व हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हो, तो मैं समझता हूं कि इससे जो है अस्थिरता और बढ़ेगी। और जैसे प्रधानमंत्री जब गए थे नेपाल अभी रिसेंटली, तो उन्होंने वहां की संसद में भी ये भी बात कही थी कि
कि जितना कोशिश है, जितना प्रयास है, वो कंसेंसस के बेसिस पर होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाली कांग्रेस और उनके साथ जो ग्रुप हैं उनको दो तिहाई जो है बहुमत प्राप्त है और उसके आधार पे वो संविधान बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दिख रही, जो मैं कहूं कि टकराहट या फिर जो जिसमें सबसे ज्यादा विरोध दिख रहा है, जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, वो राज्यों के संघ को लेकर है। जिस तरीके से वहां पर अलग अलग वर्ग है, अलग अलग मैं कहूं कि लोग हैं, उनको लेकर इस फॉर्मूले पर जिनको आपत्तियां हैं या जो आपत्तियां कर रहे हैं, वो कितनी तार्किक, कितनी व्यवहारिक दिख रही हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब संविधान बनेगा, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है वार्तालाप और कंसेंसस के आधार पर ही संविधान को बनाना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि अगर जो है किसी प्रकार से फ्रैगमेंटेशन वाली अगर वहां परिस्थिति पैदा हो, जिसमें कि छोटे छोटे जो हैं, जैसे माओवादी कह रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स के आधार पर अगर वो जो है प्रांत वगैरह बनाएंगे, तो उससे इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी अस्थिरता का जो माहौल बना हुआ है नेपाल में, जो आंदोलन चला था और उसके बाद जो प्रक्रिया उसमें है, तो अस्थिरता के माहौल में ये जो है अगर इस प्रकार से वो कोशिश करें तो फ्रैगमेंटेशन की जो उनको जो शक है या कोई एप्रहेंशन है, वो मुझे लगता है कि उस पर कुछ उसका बेसिस जरूर है कुछ। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये मैं कहूं कि दौर लंबा खिस्ता दिख रहा है, आम जनता के मन में क्या सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और जिस तरीके से उसने सपोर्ट किया था उसमें उनके विचारों में सरकार को लेकर एक बदलाव भी दिख सकता है? जी हाँ, इसका प्रभाव तो जनता पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको ज्ञात है कि वहां पे जैसे काठमांडू है, वहां पे ब्लैकआउट जो है 10-12 घंटे के चलते हैं। देश के अंदर जो है अंदरूनी जो भाग हैं वहां पे सड़कें नहीं हैं और वहां पे तो बिजली का तो नामो निशान नहीं है। तो जब तक एक राजनीतिक स्थिरता और पॉलिसीज के बारे में जब तक कंसिस्टेंसी या एक प्रकार से कोहेजन जब तक नहीं बनेगा, तब तक नेचुरली ये जो माहौल है वहां पे, उस माहौल में आर्थिक प्रगति का जो है संभावना बहुत ही कम है। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा एक कंसेंसस तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का इस दौरान में जो माहौल बना हुआ है, जो भारतवर्ष का नेतृत्व है और खास तौर से जो प्रधानमंत्री हैं, उनका वहां पे काफी उनके ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग जो हैं उनको नेता जो हैं वहां पे अच्छी उनको इज्जत से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ अगर हम लोगों का थोड़ा सा रोल वहां पे इस प्रकार से इस प्रोसेस में बने, तो मैं समझता हूं कि ये शायद नेपाल के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अब तक मैं कहूं कि दोनों बार सहमति नहीं बन पाई, तो क्या फिर कहें कि मतदान के जरिए मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर मतदान के जरिए ही संविधान बनाने का विकल्प बचता है? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को आप अगर क्या कहते हैं उसके ऊपर जनरल वोटिंग कराएंगे, तो मैं तो समझता हूं कि उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि जैसे एक बात सबसे बड़ी बात है कि जो माहौल जो बना हुआ है वहां नेपाल में, अगर वहां पे ये जो है इंडिविजुअल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, अगर उन पे वोटिंग वगैरह होगी वहां पे, तो इससे ये जो है माहौल और भी खराब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें बेसिकली जो प्रयास जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कंसेंसस बिल्डिंग का जो है पूरा अपना जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, और भारतवर्ष इतना प्रभाव अपना जो है जो नैतिक प्रभाव है उसके आधार पर जितना उसमें इस प्रोसेस को हेल्प कर सकता है, मैं समझता हूं कि वो ही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो इस वक्त जो है नेपाल में अस्थिरता जो है, फ्रैगमेंटेशन की जो प्रवृत्तियां हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, और ये प्रवृत्तियां अगर और बढ़ेंगी तो उसका नुकसान नेपाल को तो होगा ही होगा, लेकिन भारतवर्ष को भी इसका भी नुकसान होगा। तो क्या यही वजह दिख रही है कि जो मधेश और माओवादी पार्टियां हैं वो लगातार आम सहमत की बात कर रही, जबकि कांग्रेस की बात करें या दूसरी पार्टियों की, वो मतदान के सहारे आगे बढ़ने की भी बात करें, उस पर सहमति है उनकी? जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि इसमें अगर जो है मतलब ये जो ऑपोजिशन के जो ग्रुप्स हैं, जैसे मधेश के जो है, मधेश के पार्टी के लोग जो हैं, उन्होंने एक मसौदा रखा था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि खबरें निकली हैं।
और उस पर जनरली लोगों की सहमति है, लेकिन विशेष रूप से माओवादी पार्टी जो है वो इसका पूर्ण विरोध कर रही थी। जैसे कि आज की खबर ये है कि उसका प्रस्ताव उनका ये था कि जिन जिन मामलों पे समझौता इस वक्त है, जैसे वो इलेक्शन का मामला है या जुडिशरी का मामला जिस पे समझौता है, उसको अगर वहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी को भेजा जाए और जो जैसे प्रोविंसेस के डिस्ट्रिक्ट का बनने की बात है, फॉर्मेशन की बात है, उसको जो है और बातचीत की जरा उसके ऊपर और बातचीत की जाए, तो इस प्रकार से जनरली सहमति बन रही थी। लेकिन माओवादी जो हैं वो एक्चुअली सारे ही मामले को रीओपन करना चाहते हैं और उन्होंने इस बात को अपोज किया। उन्होंने यही कहा कि खाली एक सिंपल स्टेटमेंट जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, जो कि बेसिकली आउटलाइन किस्म का स्टेटमेंट होगा, जिसमें कि जो भी ऑलरेडी जिसके ऊपर जनरली इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट है उसके ऊपर जो है वहां पे ड्राफ्टिंग ना हो सके। लेकिन इन सबके बीच जो अब सबसे अहम चीज है कि एक आर्थिक तौर पर नुकसान की बात, जनता के बीच अविश्वास, और तीसरा ये कि अब जो नए बैठकों का दौर है और जो एक नई तारीख का ऐलान होगा उसमें भी कितने चांसेस, कितनी संभावनाएं दिखेंगी, क्योंकि जो ये मुद्दे हैं लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों बार से इन्हीं मुद्दों पर पार्टियां अपने रुख पर, मैं कहूं कि अडिग हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये चिंता का विषय सबके लिए है, जरूरी है, क्योंकि जिन मुद्दों पे जो डिविजन्स हैं, जो मतभेद हैं, वो तो शुरू से ही 2008 से वही चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब लोगों ने जब नवंबर 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे उसका सबने स्वागत किया, भारतवर्ष ने भी स्वागत किया, क्योंकि एक स्थिरता की ओर जो है, स्थिरता की जो प्रक्रिया कहें इस प्रकार से शुरू हुई है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर दोबारा इलेक्शंस कराए जाएं तो मुझे लगता नहीं कि उसमें जो है कोई और जो है राजनीतिक माहौल में ऐसा चूलमूल परिवर्तन आए जिससे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको और प्रगति मिले। मैं तो यही समझता हूं कि इसमें थोड़ा मतलब डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट तो भारतवर्ष नहीं करना चाहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रकार से इनफॉर्मल तरीके से जो इस वक्त जो प्रभाव है उसका अगर प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माओवादी जो है विशेष रूप से वो खास तौर से इस पे अपना जो उनका एटीट्यूड जो है वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है। और जैसे आपको मालूम होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त माओवादियों ने जो इलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज किया था और उसको अपोज किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको जो उनका ऑपोजिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी वजह से जो है एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है जिसमें कि नेपाली कांग्रेस और जो ग्रुप्स हैं उनको 2/3 बहुमत है। तो इसको जो एक सकारात्मक जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है उसको भारतवर्ष अपना प्रभाव अगर करे तो शायद इसको और थोड़ा बढ़ा, आप करें कि मतलब जो थोड़ी जो है मजबूती मिले। पहल वहां पर हो रही है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से देरी है और जो हर्डल्स आ रहे हैं उसको एक आमराय बनाने की दिशा में भारत इनडायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से वहां पर अपने रोल को अदा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली वालों को सस्ती बिजली और मुफ्त सीवर कनेक्शन देने के साथ बुजुर्गों और छात्रों को मेट्रो में रियायती पास देने का वादा भी किया है। दिल्ली चुनावों के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर उस मुद्दे को तवज्जो दी गई है जिसे लेकर दूसरी पार्टियां भी जनता से वादा कर रही हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में 400 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी और 200 यूनिट तक बिजली की दर को 1.5 रुपए प्रति यूनिट रखने का वादा किया गया है। इसके अलावा 1 साल पुराने पानी और सीवर के बिल माफ करने, दिल्ली में सफाई कर्मियों की नौकरी पक्की करने, आंगनवाड़ी के कर्मचारियों की सैलरी 4 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किए जाने और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह करने का वादा किया गया है। इसके अलावा स्कूलों और छात्रों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो भी घोषणा कर रहे हैं पूरी स्टडी करके कर रहे हैं और मैंने एक वर्ड यूज़ किया जिसको आपने सुना नहीं कि ये जो रेट्स हम दे रहे हैं दिस इज़ ओनली फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हम ये रियायतें दे रहे हैं।
तो इनको कहाँ कंपनसेट करना है, कहाँ नहीं, ये हम डिटेल में बताएंगे आने वाले समय में। कांग्रेस ने कहा कि घोषणा पत्र की बातें सिर्फ वादा नहीं है बल्कि इन्हें पूरा किया जाएगा। देखिए, अगर सुनिए, सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं होती। अगर हम लोगों ने पहले कर दिया होता तो आपके मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत नहीं होती ना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का दूसरा हिस्सा 2 दिन बाद जारी किया जाएगा। इसके जरिए शायद कांग्रेस ये जानना चाहती है कि दिल्ली वाले पहले मैनिफेस्टो के वादों से कितने प्रभावित हुए हैं। 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार को भारी समर्थन दे रही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं न कहीं उन्हीं की छाप देखने को मिली। लेकिन अपने 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस ने आज ये कह दिया कि अगर इसी तर्क पर काम किया होता तो इस घोषणा पत्र की जरूरत न पड़ती। कैमरा पर्सन सरोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली चुनाव के अलावा बीजेपी की निगाहें बिहार पर भी टिकी हैं, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। और इसी सिलसिले में आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की चाहत में बीजेपी जेडीयू गठबंधन तोड़ा। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर से मिली राजनीतिक शिक्षा और उनके सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के सिलसिले में अमित शाह कल भी बिहार में ही रहेंगे। अब मैं अंग्रेजी में एक बार फिर से बोलता हूं, हम इस सरकार को इस चुनाव में उखाड़ कर फेंकने के लिए कटिबद्ध है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बार बिहार की जनता मैंडेट दे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक विकास दर 9% तक पहुंच जाएगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि सरकार विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और निवेश बढ़ाने के लिए सही स्थायी नीतियां और माहौल तैयार कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत की अर्थव्यवस्था की भविष्य की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। साथ ही संकेत दिए कि घाटे में चल रहे कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने से पीछे नहीं रहेगी। Well, I think our real potential is 9% plus, and therefore we'd like to take India in that direction. We've had problems and challenges. We went below 5%, which by Indian standards is a very disappointing rate. Hopefully we'll do a little better this year. उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की विकास दर 5.5% के आसपास रहेगी, लेकिन आने वाले सालों में यह दर 9% के आंकड़े को भी छू सकती है। वित्त मंत्री ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि सरकार विकास को लेकर गंभीर है। इसके लिए सरकार का ध्यान निर्णय प्रक्रिया की विश्वसनीयता और नीतियों की स्थिरता पर है। उन्होंने कहा कि देश में सब्सिडी का रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण किया जाएगा। साथ ही बीमा संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त सत्र बुलाने का भी संकेत दिया। If we can continue to take decisions at the pace we are and eventually attract investment into India, I think then India is going to move much faster, and achieving our real potential will then appear to be more realistic. वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है वो सबके सामने है। सरकार लगातार इस रास्ते पर आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास कर रही है, जिससे निवेश की राह आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान 2005 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौतों के नवीकरण होने की उम्मीद है। वाम दलों ने जहां अमेरिका से सामरिक साझेदारी समझौते का विरोध किया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को वीजा शुल्क, तकनीक हस्तांतरण और रक्षा सहयोग का मुद्दा ओबामा के सामने दृढ़ता से उठाना चाहिए। राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देश 2005 के हथियार खरीद समझौते पर नए सिरे से बातचीत करेंगे। समझौते के बाद अमेरिका ने भारत को $10 बिलियन के हथियार बेचे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। घटक दलों के दबाव के बाद यूपीए सरकार ने ये समझौता ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमारी आपत्ति पहले जब मनमोहन सिंह साहब ये काम किए थे वो यही था कि इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या है, इससे क्या नतीजा निकलेगा। हम ये नहीं चाहते कि भारत जो है एक अमेरिका और यूएसए का एक एलाई बने इस रीजन में जो अपने हित में ना हो। तो ये बात की स्पष्टीकरण आज भी नहीं है।
वाम दल इन समझौतों से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। ओबामा की यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अमेरिका और भारत के लड़ाकू विमान और पोतों को एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने देने वाले समझौते पर भी सहमति बन सकती है। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के कई सैटेलाइट इस्तेमाल कर पाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका से तकनीक हस्तांतरण का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा है कि वीजा शुल्क, रक्षा सहयोग के साथ तकनीक हस्तांतरण का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। There will be an agreement on the visas. That should be the second agreement to be expected as a positive outcome. The third is the transfer of technology, particularly for defense manufacturing in India. कांग्रेस ने फार्मा सेक्टर में बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे पर चिंता जताई है। साथ ही असैन्य परमाणु समझौते पर बीजेपी के बदले रुख पर संतोष जताया है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और बाद बिहार की जहां पर आरा के सिविल कोर्ट परिसर में आज एक धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक सिपाही और एक महिला है, जबकि 16 लोग घायल हुए। मृतक महिला पर मानव बम होने का अंदेशा है, लेकिन पुलिस आतंकी हमले से इनकार कर रही है। भोजपुर जिले में आरा के सिविल कोर्ट परिसर में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे धमाके से सब सन्न रह गए। पुलिस के मुताबिक विचाराधीन कैदियों को लेकर एक गाड़ी की अदालत परिसर में घुसने पर यह धमाका हुआ। पुलिस को अंदेशा है कि कैदियों को हवालात में ले जाते वक्त संदिग्ध महिला ने खुद को उड़ा लिया। धमाके के बाद अफरा तफरी का फायदा उठाकर 2 कैदी फरार हो गए। नक्सली और टेरर का कोई एंगल अभी नहीं कर सकते, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। 2 कैदी वहां से भागे हैं, तो हो सकता है कैदी को भगाने के लिए किया गया हो, इसलिए इसको टेरर और नक्सली हमला से जोड़ने की जरूरत अभी नहीं है। फरार कैदियों में नंदू शर्मा भी है, जिसने 2009 में आरा कोर्ट से भागने की कोशिश की थी। तब भी उसके गैंग ने कोर्ट परिसर में धमाका किया था। आरा से बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने इसे आतंकी घटना मानने से इनकार किया। घटना हम लोग का असेसमेंट यह है कि आतंकवादी घटना नहीं है। ये घटना प्रमा फेसी ये लगता है कि कैदी को भगाने के लिए किया गया। आरा में धमाके के बाद पटना सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना सिविल कोर्ट की हवालात में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और खाने का सामान मिलने के बाद 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 118वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने उन्हें याद किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी बोस की याद में कार्यक्रम हुआ। संसद के केंद्रीय सभागार में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भेंट करने वालों में वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और सीपीआई के डी राजा समेत कई लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोस को याद करते हुए ट्विटर पर कहा कि उनकी बहादुरी, साहस और देशभक्ति की भावना हमें प्रेरित करती है। मैं देश को गौरवान्वित करने वाले बेटे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। बोस सिविल सर्विस छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी भी बनाई। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।